दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस और हम। ये एक नई श्रृंखला है। कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे जवाब जो आपको और मुझे परेशान करते रहते हैं, ख़ास तौर से विज्ञान के बारे में, हम उनके ऊपर लगातार बातचीत करेंगे। आज जिस विषय पर बातचीत करने के लिए सोचा है, वो ये है कि क्या हमारे देश में हमेशा से भ्रांतियाँ, मिथक, रूढ़िवादी विचारधारा खाली रही है, या हमारी सभ्यता, जिसको हम हिंदुस्तान की या भारतीय सभ्यता कहते हैं, वो सभ्यता ऐसी भी थी जिसमें लोग साइंस के बारे में, रैशनैलिटी के बारे में, तर्क वितर्क के बारे में ओपन थे, फ्रीली, आज़ादी के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि हमारी सभ्यता के अंदर 8 या 9 तरह के फिलॉसफीज रही हैं, जिसको हम 8-9 स्कूल कहते हैं दर्शन के। उनमें बहुत साफ दिखाई देता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कूल, एक बड़ा मजबूत स्कूल, जिसको हम चारवाक के नाम से जानते हैं या बृहस्पति के नाम से जानते हैं, उसके 2-3 नाम हैं। वो हमारे यहाँ उस काल में, जब गढ़ा जा रहा था हमारे शास्त्रों को, मौजूद थी। जो दूसरी बात समझने की है, वो ये है कि जिनको हम ये मान लें कि वो एंटी साइंटिफिक हैं, या जिनके अंदर विज्ञान नहीं है शास्त्रों में, उनमें भी वैज्ञानिक विचारधारा की एक बहुत मजबूत परंपरा हमको दिखाई देती है। तो 2 बातें हैं समझने की। पहली बात ये समझने की है कि एक तरफ तो बिल्कुल ही, जिसको हम मटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं, वो मौजूद है हमारी सोसाइटी के अंदर, और दूसरी तरफ जो मटेरियलिस्ट नहीं भी हैं, उनके अंदर भी वो विचारधारा जो मटेरियलिस्ट कहलाती है, वो बहुत मजबूती से हमें दिखाई देती है, अगर उनको हम ज़रा गौर से देखें। चारवाक परंपरा ये कह रही है कि जो कुछ हमें अपने 5 सेंसेस से, यानी महसूस करना, देखना, सुनना, ये जो 5 सेंसेस हैं हमारे, उन सेंसेस से जो महसूस नहीं किया जा सकता और जिसको समझा नहीं जा सकता, वो मौजूद नहीं है, वो होता ही नहीं। और अगर ऐसी कोई बात कहे जिसमें वो ख़ास तौर से आत्मा की बात करते हैं, जिसमें वो ख़ास तौर से भगवान की बात करते हैं, जिसमें वो धर्म की बात करते हैं, और उसको बड़ी मजबूती से कहते हैं कि ये, और ये उनके उस विचारधारा के अल्फाज हैं, जिनको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ, कि ये सारी मनगढ़ंत बातें चतुर लोगों ने आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ी हैं। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि 4 तत्व हैं बस, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड, ये दुनिया, हम सब बने हैं, और वो 4 तत्व हैं वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। इनके अलावा कुछ नहीं है। ये सच है। इसके अलावा जब 5वीं की बात की जाती है, जिसमें आकाश या आत्मा की बात की जाती है, तो ये फिलॉसफी उसके खिलाफ बात करती है। तो अगर हम ये मान लें कि ये 4 तत्व हैं, तो इसमें 5वां तत्व जो मिलाने की कोशिश की जाती है, वो आत्मा का है। तो चारवाक फिलॉसफी इसके खिलाफ है। चारवाक फिलॉसफी की एक और बात बहुत समझनी जरूरी है कि हमें उसके ग्रंथ नहीं मिलते। यानी उस वक्त का समाज और उसके बाद का समाज इतना खिलाफ था चारवाक परंपरा के कि उसके ग्रंथों को खत्म कर दिया गया। हमें कैसे पता लगता है चारवाक फिलॉसफी के बारे में? हमें जैन फिलॉसफी से पता लगता है, हमको बुद्ध धर्म के ग्रंथों से पता लगता है, और हमको बाद के ग्रंथों से पता लगता है, क्योंकि वो चारवाक
जो कुछ फिलॉसफी कह रही थी उसके खिलाफ वो जवाब दे रहे थे। तो हमें जवाबों से पता लगता है कि चारवाक फिलॉसफी क्या थी। बात करते हैं कि ऋग्वेद क्या कह रहा है। ऋग्वेद भी वही सवाल उठा रहा है और बाकी के वेद भी वही सवाल, हमारे पुराण भी वही सवाल उठा रहे कि जो इंसान ने शुरू में आसपास की चीजें देखी, जो एक्सपीरियंस किया, जो उसका अनुभव था, उनसे पैदा होने वाले बड़े सवाल, जिनमें एक सवाल यह भी था कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, ये ब्रह्मांड कैसे रचा गया और कैसे चलता रहता है। तो अगर ऋग्वेद को मैं कोट करूं तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह आती है जहां ऋग्वेद में शुरू करते हैं कि ये ब्रह्मांड किसने रचा का सवाल है, और कहता है कि एक वक्त ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, न जीवन था न जीवन का अभाव, न मृत्यु थी न मृत्यु का अभाव, न हवा थी न पानी था, वगैरह वगैरह। न अंधेरा था न रोशनी थी, न रोशनी का अभाव न अंधेरे का अभाव। और इस तरह से सवाल पूछते पूछते वो यहां तक आता है कि शायद देवों को पता हो कि ये सृष्टि कैसे रची गई। और फिर अगली लाइन कहती है कि देव तो बाद में पैदा हुए, उनको कैसे पता होगा, तो उनको भी नहीं पता होगा। और फिर आखिर में यहां तक बात पहुंचती है कि शायद उस रचयिता को पता हो जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा है, और शायद उसको भी पता ना हो। तो जब हम ग्रंथ को देखते हैं तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से तो ये देखा जा सकता है कि ये मिथ हैं, आप उनको मान लीजिए, या आप उनको कहिए कि ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, पुरानी हो गई, इनमें कुछ नहीं। और दूसरा तरीका इन ग्रंथों को देखने का ये है कि इसमें क्या सवाल पूछे इंसान ने, और उनके जवाब तलाश करने की कितनी खूबसूरत कोशिशें की गई, और कितनी खूबसूरत कहानियां रची गई, मिथक रचे गए, गढ़े गए। परेशानी यहां से शुरू होती है कि उन मिथकों के आधार के ऊपर जब समाज रचा जाता है तो हमें बाद में दिखाई देता है कि उन मिथकों को तो ले लिया गया, लेकिन उनके अंदर जो मटेरियलिस्ट अंडरकरंट था उसको एक तरफ कर दिया गया। तो कैसा समाज रचा गया? फिर तो जाहिर है कि ब्रह्मा के सर से कुछ लोग पैदा हुए, भुजाओं से कुछ और, पेट से कुछ और, पैरों से कुछ और समाज को हमने चार तबकों में बांट दिया। यहां एक बात समझनी जरूरी है कि ये वर्ण व्यवस्था थी। इनके बारे में बता दिया कि कहां कहां से पैदा हुए, लेकिन इनके अलावा जो लोग थे, जो अछूत थे, जो दुनिया के और हिस्सों में रहते थे, या तो उनके बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन ये माना नहीं जा सकता क्योंकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन था, संबंध थे। तो दुनिया के और हिस्सों के बारे में नहीं पता था उन महान लोगों को जो ये शास्त्र रच रहे थे, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। वो कहां से पैदा हुए इसका कोई जिक्र हमको नहीं मिलता। अब देखते हैं रैशनैलिटी हमको कहां और ज्यादा मिलती। तो हमको कई जैन ग्रंथों में बहुत गहरी सोच मिलती है रैशनैलिटी और तर्क को लेकर के। इसमें बुद्ध का बयान वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझना चाहिए हमें। महात्मा बुद्ध अब से लगभग 2500 साल पहले ये कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो तुमने बड़ों से सुनी, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो गुरु ने तुम्हें बताई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुमने ग्रंथों में उसे पढ़ा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ज्यादातर लोग उसे मानते हैं। हर बात को अपनी अकल की कसौटी के ऊपर परखो
और अगर वो ठीक लगे तो उसे ग्रहण करो, और जब ग्रहण कर लो तो मानवता की भलाई के लिए उसे इस्तेमाल करो। ये है रैशनैलिटी की परंपरा जो हमारे ग्रंथों में रही है। और मैं ये समझता हूं कि अगर रैशनैलिटी की, यानी तर्क की, वितर्क की, बातचीत की परंपरा को देखें तो हमारे ज्यादातर ग्रंथ सवाल और जवाब में लिखे गए। शायद ही कोई ऐसी किताब हो पुराने काल से और मध्यकाल तक जिसमें सवाल ना उठाए गए हों और जवाब। और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि सवाल जवाब के फॉर्मेट में ही लिखी गई। तो ये परंपरा, सवाल करना आजादी से और जवाब देना और जवाब तलाश करना, ये हमारी बहुत स्ट्रांग परंपरा रही है। आज के दौर में उस परंपरा के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, इसलिए हमें अपने ग्रंथों को एक बार फिर पढ़ना चाहिए। उस नज़र से नहीं जिस नज़र से रूढ़िवादी विचारधारा के लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, बल्कि हमें साइंस की नज़र से, विज्ञान की नज़र से अपने पुराने शास्त्रों को खंगालना चाहिए। और उनसे, उनमें जो कुछ समझने के लिए है, इस दुनिया को, अपने समाज को, आगे समाज कैसे जाएगा और अगली नस्लों को क्या करना चाहिए, उसके समझने के हिसाब से पढ़ना चाहिए। आजकल इतिहास के ऊपर बड़ा हमला है और तरह-तरह से लोग उसको बदलने की, पलटने की, तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। उससे बचना चाहिए। खुद पढ़ो, खुद समझो, ये हमें बुद्ध से मिलता है। और बुद्ध एक जगह कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, अगर और लोग भगवान को मानते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, और लोग अगर मानते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि खुद अपनी अकल की कसौटी के ऊपर, तर्क की कसौटी के ऊपर परखो, उसे ग्रहण करो, और जब ग्रहण कर लो तो मानवता की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। आज तक बस इतना ही। फिर मिलते हैं विज्ञान और हम में।